हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 8 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज का फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। इंडिया गेट इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इट्स कॉटन ऑन सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को। और इंडिया को अपना पहला ब्रांड और उसका लोगो मिल चुका है। तो गाइस, जो इंडिया की प्रीमियम कॉटन है उसका नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन। तो आपको पता होना चाहिए जो कस्तूरी कॉटन है वो इंडिया की कॉटन का नाम है इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। ठीक है। तो गाइज, ये जो न्यूज है GS1 में ज्योग्राफी सेक्शन के अंडर कवर होगी, क्योंकि इस न्यूज में मेनली क्या है, कॉटन के बारे में ही बताया कि कॉटन किस तरह की क्रॉप है, उसको मतलब कि उगने के लिए किस तरह की कंडीशन चाहिए, किस स्टेट में वो सबसे ज्यादा उसकी प्रोडक्शन है, तो इन सब के बारे में ही डिस्कस किया गया। ठीक है। मेन ये न्यूज में इसलिए था कि कॉटन को, इंडिया की कॉटन को लोगो मिल गया है और उसका नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन है। देखो, कस्तूरी कॉटन एक जो ब्रांड है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो, हर एक ब्रांड कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह जो कस्तूरी कॉटन है वो भी क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, व्हाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस एंड इंडियननेस। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी कस्तूरी कॉटन रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप आपको एक एक वर्ड नहीं बताना होगा, ये सब आप जानते होंगे। इंडिया में 4 स्पीसीज हैं जो कॉटन की कल्टीवेट की जाती हैं। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में चारों के चारों स्पीसीज को कॉटन की कल्टीवेट किया जाता है। तो गाइस, जो इसके साइंटिफिक नेम है वो आप पढ़ लेना, उसको पढ़ना इतना जरूरी भी नहीं है। दैट इज द गोस्पियम आर्बोरियम। एक होता है एशियन कॉटन होती है, इजिप्टियन कॉटन होती है और फोर्थ है अमेरिकन अपलैंड कॉटन। तो ये चारों के चारों कॉटन इंडिया में कल्टीवेट की जाती है। जो कॉटन है वो खारीफ क्रॉप है, ये आपको पता ही है। आपको पता है इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया यूपीएससी प्रीलिम्स में कि कौन सी क्रॉप के बारे में बताया, तो वो कॉटन ही था उसका आंसर। तो कॉटन के खारीफ क्रॉप है एंड इट ग्रोज वेल इन ब्लैक कॉटन सोइल। आपको पता है ब्लैक सोइल को कॉटन सोइल भी बोलते हैं। इट हैज हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, क्योंकि आपको पता है जो ब्लैक सोइल होती है उसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है टेकन प्लेट्यू की। ठीक है। जो एनुअल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है कॉटन को वो कितना होता है, 20 to 20 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल इसको कितनी चाहिए होती है, 55 to 100 सेंटीमीटर, जो आइडियल है। मिनिममली इसको 180 फ्रोस्ट फीट चाहिए होती है। अब आप गाइस, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और नियरली वर्ल्ड कॉटन का 23% प्रोड्यूस करता है और लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर है। ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया कौन सा रैंक है प्रोड्यूसर में एंड कंज्यूमर वाइज, दोनों वाइज आपको पता होना चाहिए इंडिया का रैंक। इंडिया प्रोड्यूस करता है अबाउट 51% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। देखो, कॉटन में भी जो ऑर्गेनिक मेथड से जो प्रोडक्शन होती है उसमें भी इंडिया 51% प्रोड्यूस करता है। नियरली जो बंदा ये एम्प्लॉयमेंट किसको देता है, जो हमारा कॉटन सेक्टर है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, नियरली 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स को एम्प्लॉय करता है। जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने एक मोबाइल ऐप भी डेवलप की है जिसका नाम है कोटैली, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग वेदर कंडीशन, क्रॉप सिचुएशन एंड द बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो गाइस, अब आपको इसमें क्या समझने वाली बात है, जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर है। और एक क्या है, PSU, दैट इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसका मेजर रोल क्या है, जो भी प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन है कॉटन के उन्हें क्या देखता है। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कॉटन की प्रोडक्शन किस स्टेट में ज्यादा है, तो आपको पता ही होगी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है गुजरात है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड है तेलंगाना, फोर्थ राजस्थान, फिफ्थ मध्य प्रदेश, सिक्स हरियाणा, सेवन आंध्र प्रदेश, एट कर्नाटका, 9 पंजाब एंड 10 तमिलनाडु। ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए हम सेकंड न्यूज पे पढ़ते हैं। कैबिनेट रेटिफाइड बैन ऑफ 7 persistent organic pollutants listed under स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो गाइस, सबसे पहले जो ये न्यूज है GS3 में एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। ठीक है। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए जितने भी कन्वेंशन है हमारे, जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया, रोटरडाम कन्वेंशन हो गया, ठीक है, बेसल कन्वेंशन हो गया, क्या क्या बोलते हैं। तो हम सबसे पहले स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में ही पढ़ते हैं। देखो गाइस, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये ग्लोबल ट्रीटी है जो ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब हम ये पढ़ते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते क्या। तो गाइस, परसिस्टेंट आप समझ सकते हो जो हमारे एनवायरनमेंट में लंबे समय तक रहते हैं या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो एनवायरनमेंट में लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी क्या बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को बुरी तरह से इंपैक्ट करते हैं एंड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लॉन्ग रेंज एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अगर किसी की भी ह्यूमन बॉडी में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एक्सपोज हो जाता है, एंटर हो जाता है, तो इससे कैंसर भी हो सकता है। इट कैन डैमेज टू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑल्सो इट कैन लेड टू द डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। तो गाइस, ये तो हमने पढ़ लिया परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे थे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में।
स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, लीगली बाइंडिंग है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट हो जाती है कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है वो क्या है, लीगली बाइंडिंग है। तीसरी बात ये हो जाता है कि इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाइड किया है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है। कब किया था, 2006 में किया था। ये चाहे ना भी आपको पता हो किस ईयर में किया था, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो कन्वेंशन पहली बात किससे रिलेटेड है, बाइंडिंग है या नहीं है, इंडिया ने उसे रेटिफाई किया है या नहीं है। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल्स को भी नोटिफाई किया था 2018 में अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। अभी क्या है, जो कैबिनेट है उसने 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को क्या किया, बैन किया है। अब देखो इनका नाम हम पढ़ लेते हैं। इनके नाम को ऑफ कोर्स आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है, पर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे क्लोरोडिकोन हो गया, हेक्सोब्रोमोबाइफिनाइल हो गया, हेक्साब्रोमोडाइफिनाइल ईथर हो गया, हेप्टाब्रोमोडाइफिनाइल ईथर हो गया जिसे कमर्शियल ऑक्टाविडी ई भी बोलते हैं, टेट्राब्रोमोडाइफिनाइल ईथर हो गया एंड पेंटाब्रोमोडाइफिनाइल ईथर हो गया जो कि कमर्शियल पेंटाबीडी ई भी बोलते हैं, पेंटाक्लोरोबेंजीन हो गया, हेक्साब्रोमोसाइक्लोडिकेन हो गया, हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन हो गया। तो ये 7 पीओपीज हैं जिन्हें कैबिनेट ने क्या किया, बैन किया है। देखो इस बैन करने से क्या होता है, देखो अगर हमारे इंडिया ने स्टॉकहोम कन्वेंशन को रेटिफाई किया हुआ है, इससे क्या होता है, जो इंडिया है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से जो फाइनेंस होता है, जो फंड होता है उसको असेस कर सकता है। गाइज आपको पता होगा डिफरेंट डिफरेंट फंड होते हैं, जैसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हो गया, ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, अडेप्टेशन फंड हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंड किस लिए होते हैं, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट में या जो भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको आप एड्रेस कर सको, और जो भी आपको फंड की जरूरत हो तो आप इनसे हेल्प ले सको। ठीक है, रेटिफिकेशन से क्या हो गया, इंडिया क्या कर सकता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको असेस कर सकता है इन अपडेटिंग नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान। अब हम ये देखते हैं नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान क्या था। देखो नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान यही था कि स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर हमारी इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या हमने ऑब्लिगेशंस हैं, वो हम पूरा कर सके। तो इसी के लिए नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान। देखो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये जो हमारी अर्थ समिट हुई थी 1992 में तभी एस्टेब्लिश किया था, जो क्या करता है, मेनली डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियल हेल्प देता है, फंड करता है, या फिर वो कंट्रीज जो भी ट्रांजिशन स्टेज में है, लाइक अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज बन रही है, तो उनको क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस इन पब्लिक स्पेस। तो गाइस ये जो न्यूज है ये ऑफ कोर्स जीएस2 पॉलिटी सेक्शन में कवर होगी। ये बहुत अच्छी न्यूज है। जो गाइस आपको पता है जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसके पास कितने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, स्पेशली शाहीन बाग दिल्ली में हुआ था जब उस रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था। ठीक है, तो गाइस क्या है, सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली गई है। लोगों ने प्ली दो तरह की डाली हुई है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो बोला था कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, और भी जो प्रोटेस्ट की वजह से जिन लोगों को दिक्कत हुई थी कि रास्ता ब्लॉक कर दिया है, तो उन लोगों ने भी बोला कि ऐसे तो राइट टू मोबिलिटी भी हमारा क्या है, राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, इस पे वर्डिक्ट किया है ऑन राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मोबिलिटी, जो भी प्ली डाली हुई थी अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑफ रोड इन शाहीन बाग इन दिल्ली ओवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट। ठीक है, तो गाइस अब हाईलाइट क्या इस वर्डिक्ट की, तो गाइस अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी ना तो आपको ये न्यूज एक सेकंड में समझ में आ जाएगी। देखो जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट बोली है कि नो डाउट जो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर आप क्या करते हो, किसी पब्लिक वेज को, पब्लिक रास्तों को या पब्लिक स्पेसेस को आप ऑक्यूपाइड नहीं कर सके, वो भी इनडेफिनेटली, मतलब कि इतने लंबे समय तक आप उनको ब्लॉक नहीं करके रख सकते। दूसरी बात ये बोला डेमोक्रेसी में नो डाउट आपको राइट ऑफ स्पीच दी हुई है, राइट फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ये भी पता है उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये आपने पढ़ा होगा जब आर्टिकल 19(1)(a)(19)(1) भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है ऑन वेरियस गवर्नमेंट। जैसे अगर आपकी स्पीच हमारे इंटीग्रिटी या सॉवर्निटी के अगेंस्ट को या उसको थ्रेट पहुंचाए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या पब्लिक ऑर्डर, या फिर ऐसे आपको पता है ऐसे 6-7 चीजें हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, आपकी राइट टू स्पीच या जो राइट टू प्रोटेस्ट है उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कभी आइसोलेशन में आपको नहीं मिलते हैं, मतलब एक तरफा नहीं होते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों को बैलेंस करके रखना होता है। ठीक है, जो राइट ऑफ प्रोटेस्टर है उनको आपको बैलेंस करके रखना होता है विद द राइट ऑफ कम्यूटर, मतलब कि आपने तो ब्लॉक कर दिया लेकिन आपके प्रोटेस्ट की वजह से जो दूसरा बंदा इफेक्ट हो रहा है उसके भी तो कुछ फंडामेंटल राइट है ना,
तो इसका मतलब यही है कि हमें क्या करना है, दोनों को बैलेंस करके रखना होता है। इसने ये नोट किया कि जो सोशल मीडिया चैनल्स है वो कहीं ना कहीं डेंजर, मतलब कि कहीं ना कहीं हम बहुत वरीड हैं। फ्रॉड का मतलब होता है फ्रॉड, मतलब कि एनेक्सियस रहना या फिर मतलब कि वरी रहना। सोशल मीडिया चैनल्स आपको पता है कितना ज्यादा एक्सट्रीमिज्म फैलाते हैं, और ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा हाईली पोलराइज एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। पोलराइज एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, मतलब कि सिंगल एक तरफ से सोचना, हर तरफ से ना सोच के क्या करना है। लाइक अगर आप कोई मतलब कि बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एक मैनर में होके सोच रहे हैं। वो कभी न्यूट्रल होके नहीं सोचते कि क्या कांग्रेस ने हमारे अच्छा के लिए किया या बीजेपी ने क्या हमारे इंडिया के अच्छे के लिए करता, नहीं। दे ओनली थिंग लाइक कि हाँ यार बीजेपी ने अच्छा किया तो बस अच्छा ही किया होगा, कांग्रेस ने किया तो भाई अच्छा ही किया होगा। नो, ये नहीं होता, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन करना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं क्या कर रही है, इट क्रिएट्स हाईली पोलराइज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। जो आर्टिकल 19(1) है ये आपको पता ही है, हमारी करती है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच देती है और एक्सप्रेशन देती है। एंड अंडर आर्टिकल 19(1) इट एश्योर्स सिटीजन टू राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स। देखो गाइस ये जो न्यूज है ये भी किस में जाएगी, हमारी एनवायरमेंट सेक्शन में जाएगी, GS3 में। देखो अभी क्या किया है, नेचुरल गैस के रिफॉर्म्स पे कैसे आप मार्केटिंग करोगे, जो भी हम देखो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि नेचुरल गैस की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। अब इंक्रीज करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो उसकी मार्केटिंग भी चाहिए। तो मार्केटिंग में क्या किया, रिफॉर्म्स लाया किसने, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। देखो क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, देखो सबसे पहले यही है, जो भी गैस को प्रोड्यूस करेगा वो मार्केट में किस तरह से उसको सेल करेगा, मार्केट में किस तरह से उसको बेचेगा, क्या मार्केट प्राइस होगा, तो उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो इसमें लेके आया है। सेकंड क्या किया, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो कुछ सजेस्ट करेंगे किस तरह से आप एक इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म होगा, मतलब जहां पे आप नेचुरल गैस को सेल कर सकते हो या परचेज कर सकते हो, टू प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव मेथड ऑफ डिस्कवरिंग मार्केट प्राइस। तीसरी क्या किया है, इसमें एफिलिएटेड कंपनीज को परमिशन दी है। देखो वो परमिशन उन एफिलिएटेड कंपनीज जो किसी एसोसिएटेड विद गैस कंपनी, मतलब कोई प्रोड्यूसर नहीं होगा, वो क्या कर सकता है, बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तीसरी बात क्या है, इन्होंने बोला है जो भी डोमेस्टिकली गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कंपनीज डोमेस्टिकली गैस प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको फ्रीडम दी है कि वो अपने प्राइस क्या कर सकती हैं, मतलब कि चूज कर सकती हैं, उनकी कंप्लीट मार्केटिंग वो कर सकती हैं, उनके पास फ्रीडम है। दैट डिस्कवर्ड एंड डेवलप फील्ड प्लान्स आफ्टर फरवरी 2019, ठीक है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था जो भी न्यू गैस को डिस्कवर करता है उसके पास फ्रीडम है ऑफ प्राइसिंग एंड द मार्केटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। रिफॉर्म्स को इसलिए लाया गया ताकि हम क्या कर सके, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को गैस को बूस्ट कर सके और इंपोर्ट के डिपेंडेंस पे क्या कर सके, हम कम कर सके। देखो अभी इंडिया में देखो ग्लोबल एवरेज जो गैस की प्रोडक्शन है वो कितनी है, 24% है। इसमें जो इंडिया की जो प्रोडक्शन है वो कितनी, ओनली 6.2% है। गवर्नमेंट का प्लान है कि हम क्या कर सके, इसका शेयर कितना बना कर सके, नियरली 15% कर सके बाय 2030। इंडिया करंटली पर डे कितना प्रोड्यूस करती है, 84 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करती है, और नियरली इतना ही क्या करती है, इंपोर्ट करती है, ठीक है। रिफॉर्म्स अगर लेके आती हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी जो डोमेस्टिक गैस है वो प्रोडक्शन को +40 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स अ डे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही थे इसमें रिफॉर्म। अब हम देख लेते हैं नेचुरल गैस में क्या क्या कंपोजिशन होती है। सबसे ज्यादा मीथेन होता है, फिर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कंडेंसेट्स, और सबसे कम जो होता है वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और ये सब होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम अपनी। नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020। तो गाइस ये जो न्यूज है ये भी GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर कवर होगी। देखो गाइस हमने परसों नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन पढ़ा, कल हमने नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स पढ़ा, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देखो गाइस जो नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री है वो किस किस को दिया गया है, इमैनुअल कार्पेंटियर एंड जेनिफर एडोंडिया को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने टेक्निक डेवलप करी थी फॉर जीनोम एडिटिंग, जिसे हमने क्रिस्पर cas9 स्निपिंग सीजर्स टेक्निक भी बोलते हैं। देखो गाइस क्रिस्पर cas9 इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस स्टार शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन, ये इसका नाम है। देखो ये क्या करता है, जो भी आपके जीन्स हैं उनको क्या करता है, उनकी फंक्शनिंग को मॉडिफाई कर देता है ताकि उस जेनेटिक कोड को बदला जाए या फिर उस DNA को एडिट किया जाए एट पर्टिकुलर लोकेशन। देखो जीन एडिटिंग हम क्यों करते हैं, देखो इंडिया में हमारा जीन एडिटिंग करने का मेन एम यही है कि ताकि जो इनहेरिटेड जो डिजीजेज हैं उनको हम क्या कर सके, उनको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो अगर बच्चा पैदा होने से पहले अगर हम उसके जीन को एडिट कर दें या उसके DNA को एडिट कर दें
तो उससे क्या है, जो इनहेरिटेड डिजीज है उसका प्रिवेंशन हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़े। ठीक है, तो यही है। आपको पता है जीन में क्या होता है, जीन में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, बायो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपका स्किन कलर क्या होगा, आपकी हाइट क्या होगी, आपकी हेयर कलर क्या होगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन किसे बोलते हैं, जीन में होती है। अगर आपने इसे किसी को भी चेंज करनी है तो आपको क्या करना होगा, जीन को चेंज करना होगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन एडिटिंग बोलते हैं। अभी भाई किस तरह से काम करते हैं, सपोज करो इसमें ये है कि आपका जो जीन को आपने बदलना है, पहले तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस कोड को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, मतलब जहां आपको लग रही है कि हाँ यार ये कमी है, ठीक है, तो उस कमी को सबसे पहले, जो जीन आपको पता है कि हाँ यार ये गलत है, इसकी वजह से डिजीज हो रही है, तो उस जीन को सबसे पहले क्या करोगे, कट करोगे। उसके बाद वहां पे आप क्या करोगे, पेस्ट करोगे क्या, डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, तो जिस जीन को सबसे पहले आपने कट करना होगा, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, फिर वहां पे जो Cas9 प्रोटीन है उसे यूज करोगे एज अ पेयर ऑफ सीजर टू कट ऑफ अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड होगा वो, उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल्फ रिपेयर हो सकती है। इससे क्या होगा, जो डैमेज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स है वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी रीस्टोर क्या कर सकते हैं, टू हेल्थी स्टेट। अब एप्लीकेशन क्या है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन एम्ब्रॉय में जो भी जीन्स एडिटिंग कर सकते हो, इवन जो क्रॉप्स है उसमें भी जीन की एडिटिंग कर सकते हो, ताकि हम क्रॉप की जो प्रॉपर्टीज है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखो आपको पता होगा, क्रॉप के लिए जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी होती है, जो इन सबको, जो जीन एडिटिंग जो क्रॉप्स होती है उनको अप्रूवल करती है। न्यू थेरेपीज हम क्रिएट कर सकते हैं फॉर कैंसर ट्रीटमेंट या क्यूरिंग इनहेरिटेबल डिजीजेस। देखो सबसे अच्छी बात क्या, ये चीप है, क्विक है, इजी है, सेफ है एंड मोर एक्यूरेट है। कंसर्न्स क्या है, लोग मिसयूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस बेबीज विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये डिजाइनर बेबीज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपनी शॉर्ट न्यूज पे चलते हैं। पावर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट। तो गाइस ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स होती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार आती है। अब क्या क्या रिपोर्ट की हाईलाइट्स है, देखो सबसे पहले यही है कि कोरोना की वजह से क्या है, 20 साल में सबसे पहली बार क्या है, एक्सट्रीम पावर्टी होने वाली है, बहुत बढ़ने वाली है। अगर पेंडेमिक ना आती तो शायद ये पावर्टी रेट क्या है 2020 में कम हो जाता, नियर अबाउट 7.9%, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में उल्टा कम होने की जगह 9.2% इंक्रीज हो गया है। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अभी सफिशिएंट डाटा हमें नहीं मिला है, लेकिन ये पता है कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है ऑफ एक्सट्रीम पुअर की। इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग। देखो इंडिया और जापान का भी फॉरेन मिनिस्टर का स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, तो उन्होंने क्या है, साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया है, जो हम क्या करेंगे, अपनी कोऑपरेशन प्रमोट करेंगे इन द एरियाज ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सेट्रा। साथ में दोनों ने एग्री किया है कि वो क्या करेंगे, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को क्या करेंगे, उनके कनेक्टिविटी को क्या करेंगे, लीड करेंगे। जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव था 2019 में लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, इंडो पैसिफिक को सेफ एंड सिक्योर मैरीटाइम डोमेन प्रोवाइड कर सके या क्रिएट कर सके। डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। तो अगर डेब्ट सर्विस क्या होता है, सबसे पहले हम यही कर पूछते हैं। तो डेब्ट सर्विस क्या है, सपोज करो आपने 100 रुपीज का लोन लिया मुझसे, या 100 रुपीज उधार लिए, मैंने आप पे इस पे क्या इंटरेस्ट भी लगाया। देखो अभी क्या है, आपको इस पे छूट दी जाती है कि ठीक है चलो आप आपने 100 रुपीज मुझसे उधार लिए, ठीक है आप इस पे इंटरेस्ट ना दो या फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी ना दो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेब्ट सर्विस का सस्पेंशन कर देना। देखो अभी क्या किया है, ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है ताकि जो पुअरेस्ट कंट्रीज है हम उनको हेल्प कर सकें, ताकि वो अपनी कंट्री में कोविड-19 पेंडेमिक को क्या कर सके, कंटेन कर सके। ठीक है, इस इनिशिएटिव में हमने क्या, डेब्ट सर्विस को सस्पेंड किया टू हेल्प पुअरेस्ट कंट्रीज टू मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ये क्या करती है, पुअर कंट्रीज को अलाउ करती है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो आप यूज करो टू फाइट पेंडेमिक एंड सेफगार्डिंग द लाइव्स ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, अभी क्या है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी, IMF और G20 के फाइनेंस मिनिस्ट्रीज ने इसको क्या किया, सपोर्ट किया है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने क्या किया है, सपोर्ट किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए किस किस के बीच में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ। देखो इसके अंदर क्या है, ये क्या करेगी, डीएनए को जो बार कोडिंग होगी उसके एफर्ट्स को बूस्ट करेगी। साथ में हम क्या, देखो गाइस एक तो होता है रेफरेंस। देखो कोई भी सपोज करो आपको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, आपको पता होगा ना कि हाँ यार इसका रिजल्ट या इसकी रीडिंग इतनी आनी चाहिए, तो ये रेफरेंस होता है आपको। सपोज करो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार इसकी रीडिंग जो 5 आनी चाहिए, तो ये क्या है, ये हमारा रेफरेंस है। ठीक है, तो अब आप एक्चुअल करते हो तो आप इसके साथ कंपेयर करते हो ना, तो उसी तरह यही है। ये क्या करेगा, जो आप रेफरेंस डाटाबेस के साथ क्या है, आप कंपेयर करोगे इंडिविजुअल के सीक्वेंसेस को। सीक्वेंसेस क्या होता है गाइस, जैसे जीन सीक्वेंसेस होता है, डीएनए में जो सीक्वेंसेस होता है उसको कंपेयर करोगे
और जो डीएनए की जो बारकोडिंग है उसको एफर्ट्स को हम क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। देखो डीएनए बारकोडिंग से हम, देखो कोई सी भी चीज का आपको पता है बारकोड क्या होता है, उस बारकोड से आप उस जो प्रोडक्ट होता है उसकी पूरी ज्योग्राफी जान सकते हो, क्या उसकी हिस्ट्री है वो सब जान सकते हो, ठीक है। तो डीएनए बारकोडिंग से हम क्या करेंगे, उस स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सीक्वेंसिंग का शॉर्ट सेगमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड जीन रीजन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर है, कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1916। तो यार आपको ये जो ईयर है ना एस्टेब्लिशमेंट ईयर पता होने चाहिए, जो मेन है, क्यों, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेती है बताने के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, जो भी हमारी एनिमल लाइफ है उसके बारे में सर्वे प्रमोट करती है, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च फॉर एडवांसमेंट ऑफ आवर नॉलेज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल लाइफ ऑफ इंडिया। जो इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ है ये कनाडा की नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, ये भी रिसर्च एलियंस है। ये क्या करते हैं, जो भी बायोडाइवर्सिटी है हमारी उसके प्रोटोकॉल्स को क्या करता है, एनालाइज करता है टू यूज द रेफरेंस लाइब्रेरी टू इन्वेंटरी असेस एंड डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी। रैपिड एक्शन फोर्स, देखो सबसे पहले हम करते हैं रैपिड एक्शन फोर्स क्या होता है। देखो गाइस ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसको 1992 में एस्टेब्लिश किया गया था। देखो कभी भी राइट्स होते हैं या फिर जो राइट्स लाइक सिचुएशंस आनी होती है वहां पे डील करते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको पता है जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट को एक्ट को लेके जो भी राइट्स हुए, ठीक है, या फिर जब जाट आंदोलन हुआ था, ठीक है, तब भी जो राइट्स हुए, तो ऐसे सिचुएशंस को डील करता है वो रैपिड एक्शन फोर्स क्या करती है, डील करती है, ठीक है। तो कोई जीरो रिस्पॉन्स फोर्स है, जीरो रिस्पॉन्स फोर्स का मतलब ये भी है जहां पे भी क्राइसिस आ रही है, जैसे सपोज करो अगर डिजास्टर भी आ जाता है, साइक्लोन आती है, जो क्राइसिस हो जाता है ना, उस सिचुएशन में क्या मिनिमल टाइम में क्या है वो पहुंच जाती है और वहां पे क्या करती है, इमीडिएट सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग द जनरल पब्लिक। तो ये आपको पता होना चाहिए स्पेशलाइज विंग है किसका, सीआरपीएफ का, दैट इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, किसके अंडर, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है ये। आगे बढ़ते हैं माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन। तो गाइस इसमें जो इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉल्फिन के बारे में ही हो जाता है। देखो कैंपेन ने क्या करा है, सेंसस को कंडक्ट किया है इन 250 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ गंगा रिवर। लास्ट ईयर देखा तो जो सेंसस में नियरली हमें ये पता चला था 2500 से 3000 गैंगेटिक डॉल्फिन है। डैम्स की वजह से क्या कहीं ना कहीं जो एक्वेटिक लाइफ है वो हार्म हो रही है, ठीक है, एंड देयर बिगेस्ट हिंड्रेंस एज दे डिस्टर्ब देयर माइग्रेशन। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारे इंडिया का, ये आपको पता ही होगा। ये हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंडर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। आईयूसीएन स्टेटस क्या इसका, एंडेंजर्ड है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, और सीएम में दैट इज द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में ये अपेंडिक्स 2 में है। एरो इंडिया 2021, तो गाइस एरो इंडिया क्या होता है, ये एक एग्जीबिशन होता है। तो गाइस आपको पता है एग्जीबिशन में क्या करते हो, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आपने इनोवेशन किया आप उसको क्या करते हो, शोकेस करते हो, ताकि जो जनरल पब्लिक है वो आपके प्रोडक्ट से मतलब कि रूबरू हो सके, ठीक है। तो गाइस यही हुआ है, अभी 13th एडिशन हुआ है एरोस्पेस एग्जीबिशन का, कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ है, फ्रॉम फरवरी 2021 से होगा, ठीक है। एरो इंडिया एग्जीबिशन में क्या होता है, ये हर अल्टरनेट ईयर पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब कि 2 साल में एक बार किया जाता है। इसलिए मेजर एग्जीबिशन होता है किसका, जो भी एरोस्पेस या जो डिफेंस से रिलेटेड जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती है, पब्लिक को शो करती है। इससे क्या होगा, जो भी इंडस्ट्रीज है वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करेगी, मार्केट को शोकेस करेगी, जो भी उनकी न्यू डेवलपमेंट्स है उन्हें अनाउंस करेगी और मीडिया कवरेज को भी गेन करेगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है। तो गाइज यहाँ पे हमारी डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।